हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारी वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही हैं। वजह यह है कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं 2 दिन में क्लास नहीं ले पाई। आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि जो हमने टाइम लिया था उस टाइम से पहले हम इसको कंप्लीट कर सकें। 18 को एग्ज़ाम है, उसके पहले 10 तारीख तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे, चाहे अब जैसे भी करना पड़े, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी जो मैंने ली उसको कवर तो करना ही पड़ेगा, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कर लेंगे। अब ये हो सकता है कि एक दिन में मुझे अगर एक बार में नहीं पूरा कर पाई मैं एक दिन में एक टॉपिक, तो फिर मैं दिन में 2 से 3 वीडियोज़ डालूंगी, स्लॉट ले लेके फिर कंप्लीट होगा, चिंता ना करिए। बस जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। मैथ, साइंस और बाकी सारी चीज़ें हैं जो जनरल साइंस है, मतलब जीएस है, जीके है और रीजनिंग, उन सब पे आप फोकस करते रहिए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज पीरियोडिक टेबल की। यह हमारा लास्ट टॉपिक जो है आवर्त सारणी, और उसके बाद था रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां। ये हमारे टॉपिक हैं। तो पहले हम आवर्त सारणी को देख ले रहे हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए, इसको पार्ट 1 में मैंने इसके हिस्ट्री को लिया है और इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पीरियोडिक टेबल की। तो देखो, हम पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है, सबसे पहली बात करें तो पदार्थ को जब बांटा गया ना, तो भौतिक अवस्था और रासायनिक संरचना के आधार पर बांटा गया। जब रासायनिक संरचना की बात की गई तो रासायनिक संरचना के आधार पर जो पदार्थ थे वे थे तत्व और यौगिक, ठीक है, और मिश्रण। तो अगर बात करें अगर तत्वों की, तो इन तत्वों को एक जगह पर निश्चित किया गया, एक ऐसी जगह पे रखा गया जहां से हम सबको उनके गुणों के आधार पर रख सके। फिर से प्रॉब्लम शुरू, एक सेकंड, ठीक है। तो इन सबको एक जगह पर रखा गया। तो जो जगह पे रखा गया, जिस जगह पे रखा गया, उस जगह का नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल। लेकिन पीरियोडिक टेबल का निर्माण इतना आसान नहीं था। काफी लोग आए, उन लोगों ने इसमें निर्माण करने की कुछ ना कुछ कोशिश की। जैसे देखो, सबसे बड़ा होता है मैटर बना होता है कंपाउंड से, कंपाउंड बने होते हैं एलिमेंट से, और उस एलिमेंट्स को जहां रखा गया है वही है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री की अगर बात करें तो सॉरी, पीरियोडिक की बात करें तो उसका मतलब होता है पीरियोडिसिटी मीन्स रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग्स, मतलब किन्हीं गुणों का एक निश्चित अंतराल के बाद आना ही कहलाता है आवर्त, ठीक है। समझ में आया आवर्त क्या है? एक निश्चित गुणों का, जो निश्चित गुण हैं उनका एक निश्चित समय के बाद आना क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। जैसे ऐसे समझो, यह हमने आवर्त ये रेखाएं हैं, ठीक, यहाँ पर कुछ तत्व हैं, तो यहाँ पर एक तत्व है, ठीक है, यहाँ दूसरा तत्व है, यहाँ पर तीसरा तत्व है। अब फिर जो चौथा तत्व है, मतलब कोई वस्तु है, चौथी वस्तु यहाँ पर रख दी हमने। अब क्या हुआ, इन दोनों के जो कैरेक्टर है ना वो सेम है, ठीक। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक वस्तु रखी, यहाँ दूसरी रखी, यहाँ तीसरी रखी, फिर यहाँ पर कोई वस्तु रखी, और इसके बाद वाली जो वस्तु हमने रखी ना उसको यहाँ पे रखी। तो क्या था कि इसको इस आधार पे रखा कि इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन चीजें हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो कॉमन हैं। तो वही कलर, अब फिर हमने यहाँ पर नीचे वाले में जो रखा वो क्या था, इसका गुण इन दोनों से मैच खाता था, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी चीजें रिपीट हो रही हैं इन आवर्त में, आवर्त का मतलब क्या है, एक ये आवर्त है, ठीक है। तो इन आवर्तों में जो भी वस्तुएं हम रख रहे हैं उनके जो गुण है ना वे कॉमन है, तो उनका बार बार रिपीट हो रहा है। अब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फर्स्ट वाले का गुण 5 वाले से मिल रहा है, 5 वाले की कैरेक्टरिस्टिक इससे मिल रही है 10 वाले से। तो इसका मतलब कि 1 5 और 10 ये जो वस्तुएं रखी गई हैं वे सिमिलर हैं, और एक निश्चित समय सीमा के बाद ये पहुंच रही हैं, ठीक है। तो यही इसका मतलब होता है पीरियोडिसिटी का, कि एक समय अंतराल के बाद या एक बार बार चीजों का आना, एक जैसी चीजों का बार बार आना ही कहलाता है आवर्त। तो इनको जब रखा गया ना, तो आवर्त के निर्माण से पहले इन्हीं उस समय पहले जब आवर्त सारणी की संकल्पना हुई तो उसके पहले 50 से 54 तक के तत्व
इस पृथ्वी पर हमें मिल चुके थे। ठीक है, तो 50-54 तत्व मिले थे, तो हुआ इनको एक जगह व्यवस्थित कर दिया जाए। तो इनको व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले डोबेरेनियर आए। ठीक, डोबेरेनियर ने कहा, एक ट्रिप्लाइड रूल दिया। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं यही पूछे जाते हैं, ट्रिप्लाइड रूल किसने दिया, ठीक, या ऑक्टेट रूल किसने दिया। ट्रिप्लाइड का मतलब होता है त्रिक, तो त्रिक नियम किसने दिया या अष्टक नियम किसने दिया, यह क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रिप्लाइड रूल दिया था डोबेरेनियर ने। इन्होंने कहा कि अगर दो तत्व कोई है ना, तो उनके दोनों के बीच के जो गुण होंगे वह तीसरे में आएंगे। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जानो कि ट्रिप्लाइड रूल किसने दिया, डोबेरेनियर ने दिया था। उसके बाद अष्टक नियम दिया था नाउलैंड ने। इन्होंने कहा कि हर जो 8वां तत्व होगा उसके गुण मिलते होंगे, हर 8वें तत्व के गुण आपस में मिलते होंगे, तो यह न्यूलैंड का रूल था। उसके बाद आए मेंडलीव। मेंडलीव ने जब आए तो 54 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो इन्होंने उस समय एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार की खोज हो चुकी थी, लेकिन परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, संभारिक, इन सब की खोज अभी नहीं हुई थी। तो इन्होंने नया नया खोजा गया था एटॉमिक वेट, यानी कि जो परमाणु भार है उसको नया नया खोजा गया था। तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु भार है इसके आधार पर तत्वों को रखा जाएगा। ठीक है, इनका रूल यही है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो भी तत्व हैं, ठीक है, उनके गुण, तत्वों के गुण उनके जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें निहित हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान में निहित हैं। मतलब कि जैसा परमाणु द्रव्यमान होगा उसके अनुसार ही उनका गुण होगा। तो अगर हम परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार हम तत्वों को एक साइज में रखते जाएं, एक क्रम से रखते जाएं, तो हर कुछ परमाणु द्रव्यमान के बाद जो एक क्रम से संख्याएं आएंगी, जो क्रम से तत्व आएंगे, उनके गुण आपस में मिलते जुलते होंगे। और यहीं से शुरुआत हुई थी पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी की। इन्होंने ये जो कहा ना कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जो तत्वों के गुण हैं, वे तत्वों के गुण क्या हैं, एक रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या हुआ, रिपीटिशन या फिर बार बार आना, निरंतरता, कि जो तत्वों के गुण हैं उनके परमाणु भार के अनुसार उनमें निरंतरता आ रही है, वे बार बार आ रहे हैं। तो यही गुण कहलाया कि एटॉमिक वेट के आधार पर पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ। ठीक, अब जो पीरियोडिक टेबल का उन्होंने निर्माण किया तो पहली बार उन्होंने थोड़ा सा सोचा इसके बारे में, बेहतर सोचा। और बात ये थी कि कुछ ऐसे भी तत्व हुए जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। तो जब नहीं पता चला तो उन्होंने कहा कि जब, जैसे कि देखो यहाँ पर आगे मैं दिखा रही हूँ आपको, जब इन तत्वों को ऐसे रखा गया ना, इनका ये ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का, तो मेंडलीव का तत्वों को जब रखा गया तो कुछ जगह पे ऐसा लगा गैप हो रहा है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, गैप हो रहा है तो होने दो, यह गैप आगे जब नए तत्व खोजे जाएंगे तो उसके द्वारा यह फिल हो जाएगा। ठीक, मतलब कि उस समय इन्होंने बहुत दूर की सोची, ये सोचा कि अभी कुछ तत्व खोजे गए हैं और इन गुणों के आधार पर जो खाली जगह है, इनके गुणों के आधार पर और तत्व आगे खोजे जाएंगे। मतलब जो ये उस समय इनकी सोच थी ना, वही सोच काम आई और इसी के आधार पर इनको कहा जाता है आवर्त सारणी का पिता। ठीक है, क्योंकि इनकी सोच जो थी वह भविष्य की थी कि आगे भी और तत्वों की खोज होगी। अभी सिर्फ 54 तत्वों की खोज हुई थी, सिर्फ 54, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि नहीं, अभी और तत्व आने वाले बाकी हैं। यह देखो 7वां जो आवर्त है इनका पूरा खाली है, सिर्फ 2 ही भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको पता है कि आएंगे और जो तत्व पता चलेंगे उनके गुण इनसे मिलते जुलते होंगे। तो इस आधार पर इन्होंने रख दिया। ठीक, इनके तत्व सॉरी इनके जो पीरियोडिक टेबल था ना, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वे आप जान लो। पूछा जाता है कभी कभी कि इनके जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, ओरिजिनल जो आवर्त सारणी थी, उसमें कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे और कितनी श्रेणियां थी। तो इनके 8 ग्रुपों में इन्होंने बांटा था। ठीक है, जो ओरिजिनल इनका पीरियोडिक टेबल था वह किसके आधार पे था,
परमाणु भार के आधार पर, देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ परमाणु भार लिखा हुआ है। तो जब परमाणु भार के स्थान पर आधार पर रखा जाएगा तो परमाणु भार क्या होता है, दशमलव में भी आते हैं, कभी एग्जैक्ट नंबर होते हैं, कंफर्म नहीं होता है ना कि वो एक एग्जैक्ट नंबर ही होगा। तो इनको जब रखा गया तो सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा गया जिसका सबसे कम था परमाणु भार 1.01 था, इनके आधार पर रख दिया गया। उसके बाद देखा गया कोई भी इसके आधार पर और नहीं है, तो क्या किया गया कि फिर दूसरा आवर्त लाया गया। दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बेरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को रखा गया। फिर उसके बाद तीसरा आवर्त आ गया जो इससे थोड़ा सा बड़ा था। ठीक, तो देख रहे हो इस तरीके से 7 आवर्तों में इन्होंने विभाजित किया था। आवर्त 7 थे, 1 2 3 4 5 6 और ये सातवां देख रहे हो ये सब पूरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इनको भरोसा था कि एक वक्त आएगा जब खोज होगी और यह भी भर जाएगा। ठीक, तो इन्होंने सिर्फ 7 आवर्तों में रखा, 7 आवर्त लिए और 8 ग्रुप। आवर्त का मतलब क्या है, यह जो क्षैतिज दिशा में आप चलते हो ना, ये क्षैतिज का मतलब क्या, आसमान जैसा, और जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं वो क्षैतिज होता है। और आसमान और धरती ऐसे ही तो मिलते हैं, कभी ऐसे देखा है क्या ऊपर से नीचे धरती आसमान को मिलते हुए? धरती आसमान हमेशा कैसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। तो इसी को कहते हैं क्षैतिज। तो क्षैतिज रेखाएं जब बांटी इन्होंने तो इसमें इन्होंने 7 क्षैतिज रेखाओं में इसको बांटा था। ठीक, तो एक पहला क्षैतिज, दूसरा क्षैतिज, ये तीसरा, ये हुआ चौथा, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां। आ गया समझ में? तो पीरियड कितने हैं, 7। अब पीरियड को मतलब जो आवर्त था, आवर्त का मतलब कि देखो ये जो आवर्त है ना, इसका मतलब ये है कि जो तत्वों के गुण हैं, जो मिलते जुलते गुण हैं, वे यहाँ पर आपस में हैं। ठीक, मतलब एक आवर्त का ये दूसरे आवर्त का गुण या तीसरे आवर्त का गुण ये आपस में मिलजुल रहे हैं। ठीक, ये आवर्त है। उसके बाद दूसरी चीज, इन आवर्तों को भी इन्होंने फिर से बांटा, तीसरे, चौथा, 5वां और 6वां आवर्त। देख रहे हो, चौथा, 5वां और 6वां आवर्त, इन 3 आवर्तों को भी इन्होंने फिर से बांट दिया। इस चौथे, 5वें और 6वें आवर्त को जब बांटा तो इसको बनाया 10 श्रेणियों में बांटा। ठीक, आवर्त कितने, 7, उस आवर्तों को फिर बांटा 10 श्रेणियों में। ठीक है, और 8 ग्रुप में बांटा। यह देख रहे हो ऊपर से नीचे तक जो होता है वह ग्रुप होता है। आई होप आप समझ गए होगे। ग्रुप कितने हो गए, 8 ग्रुप। आवर्त समझ में आया? मतलब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या है, आवर्त है। ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्रुप है। और आवर्त में जो फिर से इन्होंने कटिंग करी, फिर से बांटा, वो क्या है, सीरीज है या श्रेणी है। आ गया समझ में? तो आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब इन्होंने बांटा ना, तो फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ और तत्वों की खोज हुई। ठीक, मेंडलीफ के समय में जो अक्रिय गैसें हैं ना, हीलियम, उन गैसों की खोज नहीं हो पाई थी अभी तक मेंडलीफ के टाइम में। लेकिन मेंडलीफ के बाद में, अरे यार बात भी तो 1869 की है ना, तो 1869 में कहाँ अभी अक्रिय गैस खोजी गई थी, बहुत पुराना समय था। लेकिन जब 1900 के समय में ये खोजी गई ना, नई गैसें खोजी गई, तो अक्रिय गैसों का पता चला। ठीक, तो जब अक्रिय गैसों का पता चला तो फिर हुआ कि भाई इनको कहाँ रखा जाए, तो इनको लास्ट में रख दिया गया। ठीक है, 0 एक ग्रुप बनाया गया, 0, 8 तक तो इनका अपना ग्रुप था। उसके बाद एक और ग्रुप बनाया गया 0, और 0 में रख दिया गया अक्रिय गैसों को। यहाँ पर देखो, या लास्ट में एक 0 ग्रुप बनाया गया और उसमें अक्रिय गैसों को रख दिया, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रुबिडियन को। ठीक है, उसके बाद यह देखा गया, इसके बाद इनकी श्रेणियों को भी बांट दिया गया। यहाँ पर देख रहे हो ये 10 श्रेणियां दिख रही हैं, ये आवर्त 7 आवर्त हैं, 10 श्रेणियां हैं, और यहाँ पर 8 ग्रुप और एक और उसमें 9वां ग्रुप जोड़ दिया गया। कौन सा, या 0 ग्रुप। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो इनके नए ग्रुप ये जो खोजा गया ना, तो इसके बाद देखो यहाँ पर जो आवर्तों को जब बांटा गया तो यहाँ पर 2-2, 4 और 5, 6 और 7, मतलब चौथा, 5वां और 6वां, इन आवर्तों को जब बांटा गया ना, तो 4, 5, 6, 7 और 8, 9, यह 2-2 करके आई श्रेणियां। तो इनको कहा गया सम और विषम श्रेणियां। जैसे 4,
6 और 8 ये कौन सी है? सम नंबर है ना, तो इनको कहा गया सम श्रेणियां। 5, 7 और 9 इनको कहा गया विषम श्रेणियां, मतलब कि इवन सीरीज और ऑड सीरीज, ये इनका नाम रखा गया था। ठीक, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो क्वेश्चन बनेंगे वही बनेंगे कि मेंडलीफ की सारणी से, अगर इन्होंने मेंडलीफ से बनाया तो मेंडलीफ की सारणी में कितने वर्ग थे, कितने आवर्त थे, कितनी श्रेणियाँ थी, बस इतना ही बनेगा। उसके बाद अगर संशोधित से बना तो ये बना गया कि 0 ग्रुप ऐड किया गया, मतलब कौन सा नया ग्रुप ऐड किया गया, उसमें कौन सी गैसें हैं। ये एग्जैक्टली यही पूछ सकता है कि मेंडलीफ की जो परिवर्धित सारणी है उसमें कौन सी गैस उसमें जोड़ी गई। तो यह आप मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रुबिडियम, ये आप याद कर लो कि यही लास्ट में जोड़े गए थे 0 ग्रुप, यानी कि ऐसे अक्रिय गैसें। ठीक है, उसके बाद देखो यह हमारी नई वाली सारणी है, जो न्यू सारणी बनी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज है, मेंडलीफ की जो परिवर्धित सारणी है, आवर्त सारणी, उसकी जो खास बातें हैं हम उनकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो तत्व हैं किनके आधार पर इनको आवर्त सारणी में रखा गया, इनकी क्या गुण हैं, उन गुणों की हम बात कर लेते हैं। तो देखो जो पीरियड जाता है वो किधर जाता है? बाएं से दाएं जाता है ना। पीरियड्स किधर जाता है? बाएं से दाएं की तरफ। कितनी संख्या है? 7। ठीक, ग्रुप क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ। संख्या कितनी थी? 8, बाद में कितनी हो गई? 9। ओके, और यह पीरियड कितने थे? 7। ठीक, तो मेंडलीफ की सारणी की जो खास बातें हैं उनके हम जानते हैं। अब देखो जब हम पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हैं, तत्वों को जब रखा गया तो क्या हुआ? उनके ऑर्बिट के बेस पे रखा गया ना। जो इलेक्ट्रॉन, यह नाभिक होता है, नाभिक के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, चक्कर लगा रहा होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। तो हर ऑर्बिट का, हर आवर्त का एक निश्चित ऑर्बिट होता है। पहली खास बात, इनके जो ऑर्बिट में जो खास बातें हैं, जो इनका सेम है, मतलब सिमिलरिटी जो है वह क्या है? सबसे पहली बात की जो आवर्त हैं उनमें ऑर्बिट की संख्या निश्चित होती है। हर आवर्त में, हर पीरियड में ऑर्बिट की संख्या निश्चित होती है। जैसे अगर पहला है, 7 आवर्त होते हैं, तो पहले आवर्त में ऑर्बिट की संख्या 1, दूसरे आवर्त में ऑर्बिट की संख्या 2, तीसरे आवर्त में ऑर्बिट की संख्या 3, चौथे आवर्त में ऑर्बिट की संख्या 4। इस तरह से जितने आवर्त, 7वें आवर्त में ऑर्बिट की संख्या कितनी होगी? 7। ओके, ये समझ में आ गया ना। तो इनकी संख्या होती है, इन्हीं के आधार पर इनको बांटा गया, जितने आवर्त उतने ऑर्बिट। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करें हम वैलेंसी की, तो यहां से समझ में आ गया, फिक्स्ड होगा। अगर हम बात करें दूसरे आवर्त की, तो उसमें कितने आवर्त ऑर्बिट होंगे? 2। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्रुप की, तो नीचे जाएंगे हम, जैसे जैसे नीचे जाएंगे आवर्त में हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे। ठीक है, तो बाएं से दाएं बढ़ेंगे। मान लो हम पहले आवर्त में बाएं से दाएं बढ़े तो क्या हुआ? जो ऑर्बिट की संख्या कितनी रहेगी? वही 1 ही रह जाएगी। दूसरे आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो ऑर्बिट की संख्या कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कितनी जगह मिलेगी? सिर्फ 2 मिलेगी। 2 ऑर्बिट, 2 ही जगह मिलेगी। अगर पहले वाले में गए आवर्त में तो इलेक्ट्रॉन को घूमने की कितनी जगह मिलेगी? सिर्फ 1। जैसे कि देखो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ हीलियम का। ठीक है, हीलियम को कहाँ रखा गया है? पहले आवर्त में, आवर्त 1 है, और अक्रिय गैस में है, सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो एक ही ऑर्बिट मिलेगा ना। यह हो गया इसका न्यूक्लियस, और यह इसके बाहर क्या हो गया? ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यह 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमेंगे ना, सिर्फ एक ऑर्बिट में घूमेंगे। तो यह हो गया हमारा पहला आवर्त का मतलब एक तत्व हीलियम, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इनका आवर्त क्या है? एक ही आवर्त है। ठीक, तो यह इनका आवर्त हो गया। अब दूसरी हम देखें तो तत्वों की संयोजकता, मतलब जैसे
तत्व दूसरे तत्व से संयोग करते हैं या मिलते हैं या जुड़ते हैं तो वह कहलाती है उनकी संयोजकता या मिलने की क्षमता। जब जो एक तत्व दूसरे तत्व से मिलेगा तो मिलता कौन है? नाभिक तो मिलता नहीं है, मिलते हैं इलेक्ट्रॉन। जुड़ने की पावर किसके पास होती है? इलेक्ट्रॉन के पास। तो यह जो पावर है मिलने की, जुड़ने की पावर, वह हर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती रहती है। ठीक, यह इमेज ध्यान में रख लो, बस ये इमेज माइंड में रख लो कि पहले जो इमेज बनी है वो बाएं से दाएं जा रही है और दूसरी जो इमेज बनी है वो ऊपर से नीचे जा रही है। अभी हम बात कर रहे हैं बाएं से दाएं जाने की। तो जब हम बाएं से दाएं जाएंगे ना तो क्या होगा? संयोग करने की जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन की किसी और से, जो जुड़ने की क्षमता है वह क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक, लगातार बढ़ती रहती है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के सापेक्ष, इस सापेक्ष में होती है, एक तो ऑक्सीजन के सापेक्ष में, दूसरी हाइड्रोजन के सापेक्ष में। तो जब ऑक्सीजन के सापेक्ष में होगी तो 1 से 8 तक बढ़ती जाएगी, लेकिन जब हाइड्रोजन के सापेक्ष में होगी तो 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर 5 से 8 तक घटेगी। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड रुक जाओ। एटॉमिक रेडियाई, ठीक, परमाणु त्रिज्या। जैसे देखो यह हमारा ये नाभिक है और यह इसका ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है। ठीक, तो इस ऑर्बिट का या गोल गोल होता है ना, गोल गोल होता है, तो गोल होने का मतलब क्या है? गोला, और गोले में क्या होता है? त्रिज्या बनती है। तो यह जो होता है, अब इसमें एक मान लो आपने एक चद्दर फैलाया, ठीक, ऐसे एज्यूम करो आपने एक चद्दर फैलाया है और इस चद्दर में आपने क्या किए? एक पत्थर का टुकड़ा डाला। ठीक, एक पत्थर का टुकड़ा डाला, चारों तरफ से 4 लोगों ने इस चादर को पकड़ा हुआ, एक पत्थर का टुकड़ा डाला, ऐसा चादर पड़ा हुआ है। आपने 2 और पत्थर के टुकड़े डाल दिए भारी भारी, अब क्या होगा? चादर थोड़ा सा सिकुड़ेगा। आपने इसमें 5-6 और पत्थर के टुकड़े डाल दिए, अब क्या होगा? चादर और सिकुड़ जाएगा। और ढेर सारा इसमें आपने पत्थर का टुकड़ा डाला तो क्या होगा? चादर एकाएक सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। मतलब सामने वाले को, उसको चादर को खींचने में ज्यादा मेहनत लगेगी ना। अब चारों लोगों को, यहाँ पर जो 4 इंसान हैं जो चादर को पकड़ के खींच रहे हैं, वे क्या करेंगे? उनको मेहनत ज्यादा लगेगी इसको खींचने में, लेकिन फिर भी बीच में क्या होगा? चादर धंस जाएगा, धंसेगा ना, ये जो यहाँ पर पड़े हुए गोले। ठीक यही हालत होती है हर चीज की। किसी भी चीज पर जब आप भार डाल देते हो तो भार डालने के बाद क्या होती है? चीज सिकुड़ती है। क्या होगी? बीच में वो सिकुड़ेगी। कोई भी चीज जिसमें भार डालोगे तो वो चीज क्या होगी? सिकुड़ेगी। तो ठीक ऐसे ही जब यहाँ पर ऑर्बिट की संख्या क्या होती है? से एक ही होती है, स्थिर होती है। आवर्त में जब हम आगे बढ़ते हैं बाएं से दाएं तो स्थिर होती है, लेकिन यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जाते हैं ना, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? सिकुड़ेगी। जो गोला है वो क्या होगा? सिकुड़ेगा और छोटा हो जाएगा, होगा ना छोटा। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? घटती जाती है। बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है वह क्या होती है? घटती जाती है। आ गया समझ में? उसके बाद देखो तीसरा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है आयनन विभव। आयन मतलब आयन बनाना। आयन कब बनता है? या तो कोई परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यह कहलाती है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। और यहाँ पर जब आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी को, जैसे जो परमाणु है ना, वह अपना एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल देता है, ठीक, अगर अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या होगा? वह आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयनन विभव क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे अगर जो क्षमता बहुत ज्यादा लगेगी ना, यहाँ पर ऐसे समझो कि यह एक ही में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं और परमाणु क्या है? सिकुड़ रहा है। तो जब परमाणु सिकुड़ेगा
तो किसी के पास ज्यादा चीजें हैं और एक पास ग्रुप में, जैसे चुंबक से जुड़ी हुई, ऐसे समझो कि ये नाभिक क्या है, चुंबक है, और जब यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ज्यादा लोगों को खींच लेगा अपने पास, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। अब इस यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन को निकालने में बल कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या होगा, ज्यादा बल लगेगा। तो वही है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो बल लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने में, बाहर निकालने में जो बल लग रहा है, वही है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो जब ज्यादा बल लगेगा तो यह आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, अगला बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का क्या मतलब होता है कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा बल लगा और इलेक्ट्रॉन के साथ ही आपस में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है ना, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, और जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोई चीज जुड़ जाती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि ज्यादा निगेटिव पावर। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, निगेटिव पावर। एकदम इजी वे में समझा रही हूँ, समझ लो। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, निगेटिव पावर होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक, एक ही आवर्त में, एक ही ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, हर अगला परमाणु जिसका उतना ही ऑर्बिट है, ऑर्बिट उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यानी निगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मतलब निगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मतलब निगेटिविटी बढ़ रही है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आ गया समझ में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन से जुड़ना। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। ये दोनों चीजें एक ही हैं, समझो एक ही है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि एक जैसी हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है, ऑर्बिट उतना ही है, उतने में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो इलेक्ट्रॉन की निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन बढ़े यानी निगेटिविटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन बढ़े यानी निगेटिविटी बढ़ी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गई। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेम हो रहा है। एफिनिटी मतलब प्रेम, एफिनिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए, ज्यादा एफिनिटी बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आयनन और विभव, ऑक्सीकरण और अपचयन। अच्छा याद होगा जब इसके पहले मैंने आपको बताया था एक चैप्टर हमने प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, H2O, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा था और हाइड्रोजन आयन निकल रहा था। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या कहा था कि जल का ऑक्सीकरण हो रहा है, जल का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी जब हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। वहां पे मैंने आपको बताया था ना H+ और OH- में चेंज हो रहा है तो हाइड्रोजन, और बाद में वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन है। जब H निकल रहा है तो क्या है, वो ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो जैसे ही जैसे यह आगे की तरफ बढ़ते हैं, बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑक्सीकरण का गुण बढ़ता जाता है। ठीक, ऑक्सीकरण का गुण बढ़ता जाता है। याद रहेगा ना हमेशा, जितना हम आगे बढ़ेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, उतना ही ऑक्सीकरण का गुण बढ़ेगा। अच्छा, जब ऑक्सीकरण का गुण बढ़ेगा तो वैसे ही पता है कि अपचयन का कम घम हो जाएगा। ऑक्सीकरण जहां बढ़ता है वहां अपचयन कम हो जाता है। ठीक है, तो एसिडिक, जब ये ऑक्सीकरण का गुण बढ़ता है तो उसके साथ ही एसिड की प्रॉपर्टीज भी बढ़ने लगती है, वह चीज एसिडिक होती जाती है। जितना ज्यादा ऑक्सीकरण होगा उतना ज्यादा अम्लीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होगा और उसके साथ ही एसिडिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, और अपचयन का गुण कम होने लगता है, और जब जैसे ही अपचयन का गुण कम होगा उसके साथ ही उसकी क्षारकता भी कम होती जाएगी। आ गया समझ में? आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि यही से क्वेश्चन आएंगे। ये वाला जो पेज है ना, इसी पेज से सारे क्वेश्चन बनने हैं।
इसी पेज से। और इसके बाद में जो बताऊंगी ना वह भी इसी से जुड़ा हुआ होगा, थोड़ा डिटेल होगा। हर ब्लॉक को हम अलग अलग एक्स पी डी एफ चारों ब्लॉक को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, बस वही कुछ खास होगा। लेकिन ये पेज आपका बेस है, इसको बिना पढ़े आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इसको समझ लो। अब देखो इसके साथ ही क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टीज मतलब धात्विक गुण। धात्विक गुण का क्या मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड रुक जाओ, जो धात्विक गुण हैं इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन कितने हैं उतने ही हैं, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और यहाँ पर वही चीज है, मतलब जो क्या बोले उसको, जो ऑर्बिट है वह उतना ही है, ऑर्बिट की संख्या नहीं बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी ऑर्बिट उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को वह नहीं छोड़ेगा तो उसमें क्या होगा, अधातु के गुण होंगे, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकालना धातु कहलाता है, धातु का गुण है। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धात्विक गुण बनते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो अधातु के गुण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो गुण कौन सा बनेगा, अधात्विक, ठीक। कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, अधात्विक। और जब जो प्रॉपर्टी होगी मतलब धातु के गुण क्या होंगे, सही है, सॉरी नहीं सही है, जो धातु के गुण होंगे वो कम हो जाएंगे और अधात्विकता बढ़ जाएगी, ठीक है। आ गया इस समझ में। अब चलो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे। जैसे देखो यह है, हमने एक एग्जाम्पल आपको मैं ले रही हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल, ठीक है। यह है नाभिक, एक हमने लिया लिथियम। लिथियम में कितने होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। लिथियम के कितने परमाणु क्रमांक हो गए, 3। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो इसको हमने किस में रखा था, दूसरे में, ऑर्बिट में ही जाता है, दूसरे ऑर्बिट में। तो दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 हैं, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले में और बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो यह किस आवर्त सारणी का है, दूसरे आवर्त का है। किस आवर्त में आएगा, ये दूसरे आवर्त में आएगा। और यहाँ पर बाहर वाले में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये किस वाले ग्रुप का है, पहले वाले ग्रुप का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं हम, बेरिलियम। बेरिलियम में क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितने हो जाते हैं, 4, ठीक है, बेरिलियम। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2, अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, बाहर वाले में। अब देखो बोरान ले लें, क्या बोरान होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बोरान ले लेते हैं, बोरान 5 हो जाएगा ना, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, देखो 5 लेते हैं बोरान। अब यहाँ पर बाहर वाले में कितने हो गए, 3। और अब जब कोई भी 3 होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको 5 और चाहिए, या तो 5 ये ले या फिर 3 अपना बाहर कर दे, तब जाके यह स्थिर होगा। अभी ये बहुत एक्टिव है, ये दोनों ही एक्टिव हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक, दोनों ही बहुत एक्टिव हैं। अब हम देखते हैं इनके सारे पावर। वैलेंसी मतलब दूसरे से जुड़ने की क्षमता, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह इसके क्या कर सकता है, आराम से एक अपना छोड़ सकता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर वाले में, तो आराम से एक इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ के स्थिर हो सकता है। लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास बाहर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है। किसी के पास थोड़ी सी चीज हो, वो उसके काम की नहीं हो, तो वह दे के स्थिर हो जाएगा। लेकिन जिसके पास थोड़ी ज्यादा चीज हो वह उसको दे के स्थिर नहीं हो सकता ना, उसको तो हमेशा यही डर सकता है, हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया, मेरा सामान मैंने दूसरे को दे दिया, तो वह देना उसके लिए क्या है, मुश्किल है। तो जब मुश्किल है तो वह दूसरा उपाय ढूंढेगा कि हम किसी के साथ जुड़ जाएं, आधा आधा कर लें,
ठीक, यही सोचेगा ना। तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस क्या है किसी और से जुड़ने के, तो यहाँ पर वैलेंसी यानी संयोजकता क्या होगी, बढ़ जाएगी इसकी तुलना में। यह आराम से अपना दे देगा, किसी को संयोग नहीं करेगा, किसी से आराम से कहेगा ले जा भाई तू, मुझे स्थिर होने से मतलब है, तू इसको ले जा, मुझे स्थिर होने दे, ठीक है। लेकिन ए वाला क्या करेगा, बुरान क्या करेगा, ए कहेगा भैया अगर तुम्हारे पास जरा सी भी हो तो आके मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं भी, मेरे पास मेरा वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा और थोड़ा सा तुम भी ले लो, ठीक है, हम दोनों आराम से बांट ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी बैलेंसिंग पावर मतलब दूसरे से जुड़ने की जो क्षमता है वह बढ़ रही है, आगे की तरफ जैसे बाएं से दाएं बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब देखो एटॉमिक रेडियाई, यहाँ पर बाहर में एक ही है तो फैल के है आराम से, ये ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट, दूसरा वाला ऑर्बिट क्या है, आराम से फैल के है। अब यहाँ पर 2 3 हो गए हैं, तो अभी क्या होगा कि इस पर दबाव ज्यादा है, जैसे 3 हुआ क्या हुआ, दबाव ज्यादा है। जब दबाव ज्यादा होगा तो इसमें सिकुड़न ज्यादा होगी ना, सिकुड़न ज्यादा होगी पहले वाले से तुलना में, तो यह छोटा हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही जब हम आगे की तरफ बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो ऑर्बिट क्या होगा, जो छोटा छोटा होने लगेगा, मतलब सिकुड़ने लगेगा, उतना ही रहेगा लेकिन वो सिकुड़ जाएगा क्योंकि उसमें दबाव पड़ रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। उसके बाद देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, खींचने की क्षमता, पोटेंशियल मतलब क्षमता, आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है, आयन बनाने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान है या मुश्किल है, क्षमता, ठीक है। यहां से जो यहाँ पर देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो निकाला जा सकता है, आराम से निकल सकता है ना। तो कितनी मेहनत लगी, कम लगी ना मेहनत। लेकिन इस वाले में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन ने क्या किया ना, सिकुड़ गए हैं। मैंने कहा ना कि ये देना नहीं चाहेगा, यह क्या करेगा, आराम से दे देगा, तो निकालने वाले को कम मेहनत पड़ेगी, मांगने वाले को कम मेहनत पड़ेगी। यहाँ पर 3 है, अब ये देना ही नहीं चाहता है और उसके बाद इसने सिकोड़ भी लिया है। तो जब सिकुड़ा हुआ है तो दूसरा कोई मांगने आएगा तो ये देगा नहीं, अब देगा नहीं तो क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दूसरे वाले को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे छीनना पड़ेगा, दूसरे वाले को बल लगाना पड़ेगा इसे छीनने के लिए, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा निगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा निगेटिविटी। तो ठीक है, आ गया समझ में, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से प्यार, ये आराम से दे देगा, तो इसका मतलब इसके पास प्यार नहीं है, यह नहीं देगा मतलब इसको प्यार ज्यादा है। समझ में आ रहा है, इसके पास 3 है भाई, क्यों देने जाए इसको, अपने पास थोड़े से, हमारे पास थोड़ा ज्यादा पैसा होगा तो हम क्यों देने जाएंगे, स्थिरता के लिए भी हम नहीं देंगे, हम कहेंगे भाई कोई और मिलेगा जिसके पास ज्यादा होगा तो मैं उससे जुड़ जाऊंगा, ठीक। तो ज्यादा प्यार, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी नहीं देगा। उसके बाद बात करें ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को निकालना, या इलेक्ट्रॉन से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो मतलब हाइड्रोजन जो जुड़ जाता है तो वह ऑक्सीडेशन है, ठीक। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जैसे ही आगे की ओर बढ़ता जाएगा यह जोड़ता जाएगा, ठीक। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, अम्लीयता इसके अंदर बढ़ती जाएगी, अम्लीयता बढ़ती जाएगी और इसके साथ ही यहाँ पर अम्लीयता बढ़ेगी क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा, अम्लीयता बढ़ती जाएगी और जो इसकी क्षमता है ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीकरण जो ऑक्सीडेशन है वह बढ़ता जाएगा। और जैसे ऑक्सीडेशन जब बढ़ेगा मतलब हाइड्रोजन जब इसके साथ जुड़ता जाएगा तो इसको ऑक्सीजन को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन को ही जोड़ेगा। जब ये हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ता जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि जब हाइड्रोजन को जोड़ेगा तो क्या, रिडक्शन वैसे ही कम होता जाएगा, हाइड्रोजन को ही निकाल रहा है ना यहाँ से, जिसे निकालता जाएगा ऑक्सीडेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। अगला है मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, इसकी जो क्षमता है ना, मेटेलिक मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की क्षमता है वह कम है, ठीक। इलेक्ट्रॉन को ये दे नहीं रहा है, ठीक। एक ही चीज है, हर चीज समझो, इलेक्ट्रॉन को ये देगा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा तो धात्विकता का गुण इसके अंदर कम होगा, ठीक, और अधात्विकता का गुण बढ़ जाएगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पर पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, सब समझ गए।
अब हम यही सब चीजें पढ़ लेते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह इंक्रीज हो रहे हैं, ऑर्बिट क्या है, इंक्रीज हो गए, या पहला ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट या तीसरा ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो बैलेंसिंग की जो पावर है, किसी से संयोग करने की जो क्षमता है, वह क्षमता सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, सबकी अलग अलग होती जाती है। और एक ग्रुप की क्षमता एक होती है, एक जो ग्रुप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो दूसरे से जुड़ने की क्षमता होती है वह हमेशा स्थिर होती है, ठीक। दूसरा देखो, एटॉमिक रेडियाई, यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई क्या है, यहाँ पर ये बढ़ रहा है ना, अब इसका साइज क्या है, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं। जब ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि यह एटॉमिक रेडियाई भी, मतलब जो परमाणु का त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, वह भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता है, तो यहाँ पर मतलब बाहर वाले में जो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस है मतलब नाभिक है, और यहाँ पर क्या है, यह इलेक्ट्रॉन है। दूरी बढ़ गई है, अब जब किसी से दूरी बढ़ जाती है तो उसको दूर होने में कम समय लगता है, कम मेहनत लगती है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी यहाँ पर क्या होगा, कम लगेगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब जो आयनन विभव है वह आयनन विभव क्या होगा, कम लगेगा, मतलब कम मेहनत में हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, ठीक। जो दूर है उससे प्यार भी कम है, तो जब प्यार कम है तो वह भी कम हो गया। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन दूर हैं और कम इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले में, सबसे बाहर वाले में कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन कम है और दूर भी हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन दूर हैं तो प्यार भी कम है, अब प्यार कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो गई, ठीक है। इसके साथ ही जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीडेशन की क्षमता होती है, यहाँ से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हाँ, ऑक्सीडेशन की जो क्षमता होती है वह भी कम होती जाती है। और जब ऑक्सीडेशन की क्षमता कम होगी तो रिडक्शन की जो क्षमता होगी, मतलब यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, रिडक्शन की क्षमता बढ़ती जाएगी, ठीक है समझ में। मेटेलिक प्रॉपर्टीज, धात्विक गुण यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, जैसे ऊपर से नीचे आप जाते हैं धात्विकता बढ़ती जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर है ना, इलेक्ट्रॉन दूर है, आसानी से निकलेंगे, जब आसानी से निकलेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और जैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के चांस में इतनी चीजें समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन अगर पास में है और एक ऑर्बिट सेम है, इलेक्ट्रॉन पास में है, तो आयोनाइजेशन मतलब उसको खींचने में ज़्यादा क्षमता लगेगी, तो ज़्यादा क्षमता लगेगी तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी, और ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। बाएं से दाएं जाने पर ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। इलेक्ट्रॉन अगर दूर हो जाता है तो उसको बाहर निकालने की क्षमता कम लगती है, उससे प्यार कम हो जाता है, उसकी संख्या में कमी आ जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम क्षमता लगती है और आसानी से निकल जाता है, तो इसलिए उसमें जो मेटेलिक पावर है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। आगे समझ में, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो रही सारी प्रॉब्लम्स एक दिन में कैसे आ सकती है मेरे साथ। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है तो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की हम बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर पसंद आया हो तो अगला जो टॉपिक है उसको जरूर देख लेना। यहाँ से तो कुछ हो ही नहीं रहा है।